का यूनिट हर्ट्ज। लैम्डा कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दे रखी होती है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 2000 एंगस्ट्रॉम क्या हो गई थी, 2000 × 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, एक और आसान चीज बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान से देखना। कितनी बात सबके समझ में आई है? अगर हमसे सवाल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है, किस में पूछी है, याद रखना, एनर्जी किस में पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें लैम्डा दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी किस में पूछी है, लैम्डा किस में दे रखी है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है E बराबर 12 अपॉन H और C की जरूरत ही नहीं पड़ती, 12375 और लैम्डा सीधा सीधा क्या रख दोगे, 200। लेकिन शर्त क्या है, एनर्जी किस में पूछी जाइए, ईवी में। अगर आपसे एनर्जी ईवी में पूछी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर लैम्डा किस में चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मीटर मीटर में नहीं रखना, प्लैंक कांस्टेंट याद नहीं रखना, स्पीड ऑफ लाइट याद नहीं रखना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन एनर्जी किस में पूछी होनी चाहिए, और वो पूछेंगे ठीक है। तो ये वाला जरूर है, क्योंकि समय बचाना उसमें समय तो नहीं होता, तो ये आसान कैलकुलेशन है, 10 की पावर वाला सिस्टम आया नहीं। जैसे मान लो 12375, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12375 अपॉन 214। तो उससे तो आसानी है जो उससे पहले कर रहे थे। तो अगर तुमसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है और लैम्डा किसने दे रखा है, आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा 12375 अपॉन। डाल देते, ये फॉर्मूला लिख लिया, इसे स्टार करके लिखना है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, कैलकुलेशन कम होती है, इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाता है। हाँ लिख लो। देखिए समझ में आया, लिखने से ज्यादा जरूरी समझ में आई ना चीज कि मैंने कब लगाना है फॉर्मूला। बताओ सेकंड शीट किधर वाली, बताओ कब लगेगा वाला फॉर्मूला, जब एनर्जी हमसे किसमें पूछी जाए और लैम्डा किसमें दे रखी हो, तो ये सीधा फॉर्मूला हो जाता है किस चीज का, एनर्जी का। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस कहती है कि अगर कोई भी चीज चल रही है और उसके पास वेट है, अगर भी इसमें चलने में हंसने वाली क्या बात है, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ये थी कि अगर कोई भी चीज चल रही है, मूव कर रही है और उसका वेट है तो उसमें वेवलेंथ हो, और वेवलेंथ का मतलब उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर। वेवलेंथ वेव्स की होती है, तो अगर किसी चीज का वेव नेचर है तभी तो उसकी वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला निकाला लैम्डा बराबर hmv। इस वेवलेंथ को नाम क्या दिया गया, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। ये v क्या होगी, वेलोसिटी, m क्या होगा, मास। इलेक्ट्रॉन का नहीं, किसी भी चीज का। डी ब्रॉगली ने कह दिया कोई भी चीज चल रही है और स्पीड से चल रही है तो वो वेव नेचर शो करेगी। तो हम किसी की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्रिकेट की बॉल की भी निकाल सकते हैं, अपनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लैंक्स तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर उसका वेट है तो वो क्या शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। वेवलेंथ है मतलब वेव नेचर शो करेगा। और जो बॉल होती है वो तो पार्टिकल होती है ना, पर उनके हिसाब से क्या नेचर शो कर रही है, वेव। तो इस पे एक सवाल करो कि इसका बॉल ये लिखो, फिर पूछता हूं ये बता करो इसे नीचे देख के रखो, अच्छी बात है, तुम उसको रख लो साइड में, तुम्हें हेल्प मिलेगी क्या है। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ ध्यान रखो और
बातचीत कम करोगे तो समझना। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ध्यान इधर भी दे रहा है। इनकी वजह से हमारा नील बोर का मॉडल फेल क्यों हुआ बताओ? डी ब्रॉगली की वजह से। क्या करा है इन्होंने ऐसा? मैंने बताई तो थी तुम्हारे नील बोर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना? पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन को क्या साबित कर दिया? वेव। जो चीज तुमने मानी वो है नहीं तो तुम्हारा मॉडल तो फेल होगा ना। वजह है कि डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर शो कर दिया और ये बात नील बोर को पता नहीं थी, इसलिए उनका मॉडल क्या हो गया? तो ये तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करो, ये लिख लिया तुमने? तो देखो फाइंड दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली wavelength, find the de Broglie wavelength of a cricket ball having weight 0.2 kg, having weight वजन है उसका 0.2 kg and is moving, having weight मतलब वजन उसका है 0.2 kg and has velocity है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल है जिसका वेट दे रखा है 0.2 kg और वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल दो, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल दो। सीधा सा फॉर्मूला है, रख दो। किसी को दिक्कत है? सीधा फॉर्मूला रखना है। m दे रखा है, v दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट तुम्हें पता ही है। समथिंग देखूंगा ये कि देखो सबने करी कोशिश। h की जगह रख दिया 6.626 into 10 की पावर -34 16.5 अभी मास रख देते। मास हमेशा केजी में रखते क्योंकि उसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी। मौलिक इकाई क्या होती है वजन की? मौलिक इकाई तो कहते हैं ऐसा यूनिट को किलोग्राम में तो नापते हैं। तो मैंने 0.2 रख दिया वेट। स्पीड क्या रखती? 20 इंटू 0.2 कितना होता है? 4 होता है। ये आ गया तुम्हारा 6.626 10 की पावर -34 भाग 4। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 1.6। 4 को काटेंगे तो 1.6 आ जाएगा ऊपर। तुम्हारी लैम्डा आई 1.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। पता इसमें कुछ अलग सी चीज है क्या? इसे देख के क्या पता लग रहा है? लैम्डा है 1.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। कुछ बता सकते हो उसको देख के क्या पता लग रहा है? ये बहुत छोटी है, ये क्या हम नाप पाएंगे कभी? नहीं। तो डी ब्रॉगली की नोट बना के देखो कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज वैलिड। डी ब्रॉगली लिखा हुआ मेरा, हाइपोथेसिस भी लिखा हुआ है। इज वैलिड समझते हो? कब तक चलेगी? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्रिकेट बॉल छोटा नहीं होता तुम्हारे, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो अगर तुम्हें वेव नेचर शो करना है तो एक तो तुम्हें तेज चलना होगा काफी, और तुम्हें क्या होना पड़ेगा? काफी छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, वरना तुम्हारी वेवलेंथ मेजर नहीं करेगी। इतनी छोटी वेवलेंथ में मेजर कर लेगा? 10 की पावर -34। न्यूक्लियस की 10 की पावर -15 होता है। ये कितनी छोटी हो गई? न्यूक्लियस से भी छोटी हो गई। तो हम किसकी मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कौन होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं, चलो लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी, हाँ वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखो, एक ही बात होती है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीड 2 × 10 की पावर 6 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन कितनी देर चलता है? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। आपको इलेक्ट्रॉन का मास मत पूछना क्योंकि हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कस करा। इलेक्ट्रॉन का मास तो याद कर लिया होगा। वजन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10 की पावर केजी रख दो। और मुझे बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, क्या हम नाप सकते हैं? अगर बड़ी आ रही है तो सही है, वेव नेचर शो करेगा। छोटी आती है तो नहीं कर पाएंगे। सीधा फॉर्मूला में रख दो। इनकी 10 की पावर -31 इसकी वेवलेंथ निकालो इस फॉर्मूले में रख के। इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और वो होता भी बहुत छोटा है। फॉर्मूला था 0.36 इंटू, सही है। देखो ज्यादा छोटी नहीं आई है, छोटी मतलब न्यूक्लियस से भी छोटी आई तो वेव नेचर शो नहीं कर पाता, तो नॉर्मल वेवलेंथ आई है इसकी। देखो क्या आया, x रखा तो तुमने क्या रखा है? m क्या रखोगे इलेक्ट्रॉन का? स्पीड कितनी रखी? ठीक है। अब केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रह गया, तो तुम 6.626 को सबसे पहले 6.3 लिख लो और 9.1 को 9 लिख लो। ठीक है। अब 10 की पावर सारी पहले खत्म करते हैं। -31 + 6 कितना हो गया? 25। -31 + 6 25। 25 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 25 माइनस का 34 -9। सारे खत्म होके क्या आ गया? -9। ये बात समझ में? -9 आया कैसे? अब मेरे पास बस ये 2 रह गया नीचे। 9 एकम 9 सत्ता, 0.7 आएगा ना? 63 नहीं है, 6.3 है। 2 एकम 0.35। अभी मैथ है, ये तुम समझ मैथ में क्या हुआ? ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। मैंने 9.1 को 9 लिख लिया, 6.626 को क्या लिख दिया? 6.3 लिख दिया। तो एंड में वेवलेंथ आई 0.3 × 10 की पावर -7 -9 सॉरी मीटर में। क्या ये मेजर हो सकती है आसानी से? ये हो सकती है। वो आया था 34 माइनस की पावर और ये -9। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं। तो जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है वो केवल छोटे पार्टिकल और जो तेज चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। और ये किसको नहीं पता था? किसको नहीं पता था? नील बोर्स। उन्हें लगा कि पार्टिकल नेचर है इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया। समझा? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तुम्हें दिखा दी और क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ दिखा दी। इसलिए क्रिकेट बॉल तुम्हें पार्टिकल की तरह दिखती है और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह दिखता है? वेव की तरह, जो कि दिख ही नहीं पाता। हाँ हाँ लिखो। अच्छा अगला क्वेश्चन करो। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझते हो? गति ऊर्जा शायद, चलने वाली चीजों में जो एनर्जी होती है। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी के, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
किसी की काइनेटिक एनर्जी के है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये आ रखा है बीच में ना, यार क्वेश्चन की एनर्जी दे रखी है और वो पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी के है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए। An electron has kinetic energy k दे रखी है, find its de Broglie wavelength। करो थोड़ी कोशिश। Find its देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ और लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन mv। तो अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी के दे रखी है और मुझसे पूछा लैम्डा क्या होगा। यहां से v की वैल्यू क्या जाएगी ऊपर से, अगर k बराबर हाफ mv स्क्वायर है तो 2k अपॉन m हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, और v करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लें तो अंडर रूट 2km हो जाएगा v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2k/m। हमें पता है लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है, v की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं, यहां से मैंने वेलोसिटी निकाल ली और यहां पे रख दी, तो लैम्डा बराबर h अपॉन m अंडर रूट 2km। ये खत्म हो गया। m अपॉन रूट m कितना होता है, रूट m होता है। अगर m अपॉन रूट m तो ऊपर क्या आ जाता है, रूट m आ जाता है, तो लैम्डा मेरा आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m। ठीक है, तो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हम लैम्डा ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब इसको डेरिवेशन नहीं हमारा नहीं है। देखो यहां तक आया, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2k/m आई नहीं आई। चलो फिर से देखता हूं, मिटा देता हूं, फिर से करता हूं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv। कितनी बार सबको पता है, ये इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, तो मैंने क्या किया, इससे v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकालने की दो उधर भेजा, ये v स्क्वायर आया तो v क्या होता अंडर रूट में। ये बताओ ये v की वैल्यू आई सबको, ये v की वैल्यू आ गई। लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वाला, लैम्डा बराबर h अपॉन, अब मुझे v पता लग गया, v क्या रख दूं, m इंटू अंडर रूट 2k अपॉन रूट m और m, तो क्या आ जाएगा इधर भी, तो लैम्डा बराबर h 2m, सब रूट के अंदर आ गए ना। ठीक है,
ये रूट एम से रूट एम कट गया, सॉरी रूट एम से एम कट गया, ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा एंड। तो अगर तुम्हें कोई काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो तुम सीधा ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर किसी के जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा ये फॉर्मूला भी याद कर लो है। If the kinetic energy of an electron is increased by 44%, find percentage increase in de Broglie wavelength. If आया टेंशन, अब लिखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो। If the kinetic energy, ठीक है आराम से लिख लो डायरेक्शन। If the kinetic energy of a particle, if the kinetic energy of a particle is 20,000 जूल, 20,000 जूल, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 20,000 जूल है, और उसका मास दे रखा है एंड इट्स मास is 2 into 10 की पावर -4 kg, 2 into 10 की पावर -4 kg, find its de Broglie wavelength, find its de Broglie wavelength। मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तुमसे de Broglie wavelength पूछी। सीधा फॉर्मूले में रख के बताओ आंसर। अगर बीच में केमिस्ट्री ना हो तो बिल्कुल छोड़ मत देना, केमिस्ट्री करते भी रहना ताकि अगली बार मुलाकात हो तो सही से हो। ये सीधा फॉर्मूला था, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m के। h की जगह क्या रख दूं? 6.63 रखा था हमेशा, ठीक है ना, छोटा रहता है, उसकी वैल्यू याद रख लो। 6.63 तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए छोटा रहेगा। फिर अंडर रूट, वजन कितना दे रखा है इसका? 2 into 10 की पावर -4। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 20,000। ठीक है, अच्छा करो फिर। 2 into 2 4, 4 into 2 8, ये 4 शून्य से ये 10 की पावर -4 चला जाएगा, ठीक है। नीचे रूट 8 आ गया, ऊपर है 6.63 into 10 की पावर -34, नीचे रूट 8 आ गया। रूट 8 को बताओ क्या लिख सकते हो?
और रूट टू लिख सकते हैं इसको, रूट 8 को 2√2 लिखा जाता है और रूट 2 होता है 1.41, तो रूट 2 क्या हो गया 2 इंटू 1.41। इन सब चीजों को वैल्यू रख दो। काइनेटिक लैम्डा किसका आएगी मीटर में आंसर बताओ कितनी आ रही। रूट 8 को कहते हैं 2√2, ये तो पता है ना रूट 8 को 2√2 कहा जाता है। कैसे आंसर आ गया 2.2 से समथिंग, नीचे तुम्हारा आ गया 2.8 और 2.8 2 से जाएगा, पावर तो 10 की पावर -34 ही रहेगा। 2 पॉइंट क्या बता रहे हो 2.2 ही आएगा इनटू 10 की पावर -34 मीटर। ठीक है, तो ये पार्टिकल तुम्हारा वेव मीटर शो करता है नहीं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम आ गई। क्यों कम आई, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा था। कितना वेट था इसका 0.2 इंटू 10 की पावर -4 kg, बहुत हो गया इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन का होता है 10 की पावर -31, इसका -4। तो काफी छोटी चीजें होंगी माइक्रोस्कोप पे वही वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे प्लैंक्स की वजह से फेल हुआ बोरमॉन मॉडल, दूसरे कौन थे डी ब्रॉगली, और लास्ट और तीसरे हाइजेनबर्ग। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अभी लिखता हूं इसकी बारे में। ये दोनों एपिकोड कितना है, सभी एपिकोड के हैं, एक ही तो केमिकल सीबीएसई का बच्चा है आपने, किसमें दिक्कत आई समझा नहीं। ये सभी यूपी बोर्ड के तो बच्चे हैं, कहाँ एक ही तो सीबीएसई का बच्चा है। मान लेंगे दिक्कत आएगी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो साइंटिस्ट का नाम है हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेन अनिश्चित, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, बहुत ही सही सी चीज बताई उन्होंने कि आप किसी भी पार्टिकल का या तो उसकी पोजीशन बता दोगे कि वो किस स्थान पे है, या उसकी स्पीड बता सकते हो, दोनों एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये उसकी स्पीड बता देंगे कि भाई इसकी स्पीड है 4 × 10 की पावर 8, या फिर ये बता सकते हैं कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, दोनों चीजें नहीं बता सकते। ठीक है, हाइजेनबर्ग कहते हैं या तो आप सही से उसकी पोजीशन बता दोगे या फिर आप सही से उसकी स्पीड बता दोगे। समझेगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता है, किस बारे में, या तो तुम्हें पोजीशन के बारे में अनिश्चितता होगी या फिर स्पीड के बारे में। और उन्होंने फॉर्मूला दिया वाला डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/4, मोमेंटम हो गया ना स्पीड से। तो डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम समझते हो, मोमेंटम को हिंदी में कहते हो मास इनटू वेलोसिटी वाली चीज, m इनटू संवेग, याद है मोमेंटम, ज्यादा वजन वाली चीज का ज्यादा संवेग होता है, अगर और तेजी से मारा जाए, से किसी का पड़ हो भी हाथ उसका भारी सा हो और वो बहुत तेजी से मारा जाए तो मोमेंटम अच्छा खासा आता है। भाई कोई पतले हाथ वाला ऐसे मारे तो मोमेंटम कम, ये चीज होती है मोमेंटम। तो मोमेंटम या फिर पोजीशन, तुम दोनों में से कोई एक चीज बता सकते हो, दोनों कभी भी सही नहीं बता पाओगे। तो मान लो ये डेल्टा का मतलब क्या है, उसमें कितनी गलती हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, मान लो पोजीशन सही से निकाल दी तो एरर कितनी हो जाएगी, पोजीशन में 0 हो जाएगी। अगर तुमने पोजीशन सही से निकाली है तो एरर कितनी हो गई, उसमें 0 हो गई। ये होती है पोजीशन की एरर।
और ये किसकी एरर है? मोमेंटम की एरर। अब अगर किसी ने मोमेंटम की एरर 0 बता दी कि मैंने बिल्कुल सही से मोमेंटम नाप दिया, तो इसे 0 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? अगर ये चीज 0 है तो ये कितना होगा? देखो, अगर डेल्टा पी 0 हो गया तो डेल्टा एक्स हो जाएगा h/0, और किसी भी चीज 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। अगर एक चीज में तुमने बिल्कुल गलती नहीं करी तो दूसरे में इंफिनिटी वाली गलती कर दो। समझ आई क्या बात हो रही है? नहीं आ पा रही? डेल्टा पी है मोमेंटम को नापने में जो एरर हो रही है, और डेल्टा एक्स है पोजीशन को नापने में जो एरर हो रही है। एरर यानी कि त्रुटि। समझ कितनी गलती हो रही है? तो अगर क्या नाम है, विवेक ने पोजीशन नापा और आपका क्या नाम है? रिजवान ने मोमेंटम को नापा, और विवेक ने कहा कि मेरी पोजीशन में 0% गलती है, बिल्कुल करेक्ट निकाला। तो रिजवान की पोजीशन में कितनी गलती होगी? इनफाइनाइट। या अगर एक का 0 है तो दूसरे का क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर एक चीज बिल्कुल सही से नापी आपने तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो बोर ने क्या किया? गलती से दोनों ही नाप दिया। हाइजेनबर्ग ने कहा था तुम एक ही नाप सकते हो सही से, या तो तुम पोजीशन नाप लो तो तुम्हारी वेलोसिटी या मोमेंटम गलत हो जाएगा, या मोमेंटम नाप लो तो क्या गलत हो जाएगा? पोजीशन। लेकिन नील बोर ने मोमेंटम भी मेजर कर दिया और पोजीशन भी मेजर कर दी, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्होंने क्या कर दिया? फेल कर दिया, इसलिए उनका मॉडल फेल। अभी भी अगर इसको डाउट आ रहा है, दो चीज होती है किसी भी चीज की, पोजीशन किस स्थान पर है वो, मोमेंटम उसका क्या हो संवेग कितना है, उसको नापने में एरर यानी कि कितनी गलती है। तो अगर एक चीज बिल्कुल सही से नापी है तो दूसरी में एरर कितनी होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एक की एरर 0 है तो दूसरे की इनफाइनाइट। आप दोनों को एक साथ सही से नाप नहीं सकते, किसने बताया? हाइजेनबर्ग। ये बात किसको नहीं बता दी? उन्होंने दोनों सही से नाप दी, इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया। तो हाइजेनबर्ग समझ में आया क्या रोल है उनका मॉडल फेल करने में? डी ब्राउनी का भी रोल समझ में आ गया। डी ब्राउनी ने कहा इलेक्ट्रॉन वेव होती है, नील बोर को लगता था वो पार्टिकल है, और इसलिए थे। ठीक है, हाइजेनबर्ग क्लियर हो गया? ये याद रखना, h/4 पर सीधा पूछते थे तुमसे, कहेंगे डेल्टा पी डेल्टा एक्स, वो साइन पता है किसका होता है गणित में? ग्रेटर देन और, या तो इससे छोटी होगी या सॉरी इतनी तो होगी, इससे बड़ी एरर हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। जैसे कि सर नेट चला रहे होते हैं तो एरर आ जाता है, वो भी एरर होता है। नहीं, वो एरर तो सही है, मैं बताता हूँ एरर क्या। जैसे तुम्हारे नंबर आए 33 और मैंने 31 दिए, तो मैंने 2 नंबर की एरर करी ना, तो वो होती है एरर। तुम्हारे नंबर 33 है, मैंने गिनती में एरर करी 31 लिख दिया, तो मैंने 2 अंकों की गलती करी ना, तो ये मेरी गिनने में रुकी होगी। वो एरर आता है, वो नेटवर्क की वजह से आता है। वो एरर क्या होता है? वो नेटवर्क। चलो वो भी एरर, वो भी वही चीज होती है, फिलहाल गिनती है, गिनती में गाओगे। तो हाइजेनबर्ग को सबको समझ में आया? तो ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आया, कल मैं कहना था हाइजेनबर्ग नहीं आया, बस मैं कल जब भी मैंने दोबारा में लिखूंगी सर अरे हाइजेनबर्ग तो आएंगे। बहुत साधारण सी बात है कि अगर तुम पोजीशन सही से नाप लोगे तो तुम क्या नहीं नाप पाओगे, और मोमेंटम सही से नाप लोगे तो ठीक है, और तभी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अनिश्चितता है, मैं इसे बोला नहीं जा रहा, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और ये हाइजेनबर्ग ने बताया। और इसकी कम से कम कितनी वैल्यू होगी? h/4। कितनी एरर तो होनी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम हो जाएगी। इनमें से कोई एक 0 हो गया तो दूसरा क्या हो जाता है? मतलब कि वो बिल्कुल ही गलत ना पाओ कि तुम्हारे 31 नंबर होंगे, मैंने माइनस का 31 दे रखा है, और भी बुरा -3000 दे रहा हूँ, कितनी है? ठीक है, तो ये हो गई इनफाइनाइट एरर। आगे से पता है तीनों प्रिंसिपल आ गए। तो आखिरी लिख लो ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। ड्रॉबैक्स मतलब क्या कमियां रही बोर के मॉडल? ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, ड्रॉबैक होता है क्या क्या कमियां रही, किस वजह से वो फेल हो गया। ड्रॉ की DRAW और बैक की BAC के, ड्रॉ बैक संधि विच्छेद कर दो ऑफ बोर्स मॉडल। तो सबसे पहला बोर की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी खामी ये है कि बोर्स मॉडल, देखो बोर्स मॉडल इज वैलिड
only for single electron species. Bohr's model is only valid for single electron species. समझते हो? स्पीसीज बायो का वर्ड है तो ये बायो वाले वर्ड पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन होता है, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, और He पॉजिटिव पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर He पे दो होते थे, एक निकाल दिया He प्लस बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम प्लस प्लस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोर का मॉडल केवल इन्हीं पे लग पाता है। तो सबसे पहली कमी क्या है कि वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों पे लग पाता है। दूसरी बताओ, इतनी सारी बताई, मैंने जो फेल बताया कौन सा सबसे पहले? हाँ, तो बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। बोर कंसिडर्ड मतलब उन्होंने माना। बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल बट डी ब्रॉगली प्रूव्स इट एज अ वेव। उसे वेव साबित कर दिया डी ब्रॉगली ने, बट डी ब्रॉगली प्रूव्स इट एज वेव। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो कर दिया डी ब्रॉगली ने, तो बात खराब कर दी उसकी नील बोर की। फिर तीसरी वजह हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि नील बोर मेजर्ड position and momentum of electron simultaneously मुझे भी एक ही साथ मेजर कर दिया। क्या मेजर कर दिया? पोजीशन और मोमेंटम। कर ही नहीं सकते तो जो काम वो इन्होंने कर दिया, हो गए। फिर जो चीज हाइजेनबर्ग ने मना कर दिया, तुम एक ही चीज कर सकते हो सही, या तो इस रूम में रह लो या उस रूम में रह लो। वो दोनों में कैसे रहे? उन्होंने एक तरफ कह दिया कि हाँ ये पोजीशन है, ये है इसकी पोजीशन और ये इसकी वेलोसिटी। जो जवाब का जवाब ही नहीं निकल सकता, वो कैसे निकाला तुमने? तो ये तीसरी वजह थी हाइजेनबर्ग ने हमें फेल कर दिया। किसी वजह से हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साइमल्टेनियस की वर्ड समझ में क्या होता है? एक साथ उन्होंने पोजीशन भी मेजर कर दी और मोमेंटम भी मेजर कर दिया। आखिरी पॉइंट लिखो, ये भी पूछ रहे थे। नील बोर ये दो इफेक्ट नहीं समझा पाए, जीमैन और स्टार के इफेक्ट। नील बोर कैन नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को समझा नहीं पाए, और ये हमें बीएससी या एमएससी में पढ़ना पड़ता है। इनके नाम पूछे जाते हैं पेपर में कि कौन से इफेक्ट नहीं समझा पाए। जीमान और स्टार इफेक्ट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी अगर बीएससी करने का मन हो तो समझ लेना। जीमान में आता है, कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। तो जीमैन इफेक्ट होता है, देखो, इट इज दी जीमैन इफेक्ट होता है, इट इज दी ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस SPCTRAL लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइंस टूट रही हैं तो जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट रही हैं तो स्टार इफेक्ट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्टार के इफेक्ट की डेफिनेशन खुद देखने की कोशिश करो। जो मैग्नेटिक फील्ड में टूट रही हैं तो जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट रही हैं तो स्टार के इफेक्ट। तो उन्होंने बस यही फिलअप करके पूछा था कि जीमान इफेक्ट इस डैश कहां पे टूट रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जीमान में मान आ रहा है तो मैग्नेटिक याद रख लेना, और स्टार तुम्हें बिजली जैसा है, स्पार्क उसे इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना।
तो इतना ही स्टार इफेक्ट और जीमान इफेक्ट का रोल होता है। पूछते थे कौन सी फील्ड में ब्रेक हो रहा है, जीमान मैग्नेटिक और स्टार इलेक्ट्रिक। कौन नहीं समझा पाया? एक को अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। तो जो समझा ही नहीं पाए, ये और नहीं समझा पाए। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम हमारे कोर्स में नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजों नहीं समझा पाए। लिख लो, नाम लिख लो, बस नाम जरूरी है। क्या नहीं समझा पाए? अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए, जीमान इफेक्ट नहीं समझा पाए। जीमान इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना। स्टार इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से याद रखना, जी मैन मैग्नेटिक फील्ड, स्टार इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ही क्वेश्चन आता है। तो ये टफ पार्ट खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा डिटेल्स है ना, अच्छा था। अब इसके बाद आता है आसान जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, एस पी डी एफ। हमें बताना है एस की शेप कैसी होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s 2p 2s 3s 3d वाला। तो अब वो आसान से थ्योरेटिकल पार्ट में कठिन कठिन इंग्लिश के शब्द थे, अनसर्टेनिटी और हाइपोथेसिस, वो अब खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ये फिजिक्स में भी आएगा तुम्हारे, यही सेम टॉपिक फिजिक्स में आता है। फिर तुम्हारे दो जगह से नंबर रखे जाते हैं, 4 नंबर का एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें और 4 नंबर का एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में। फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सेम है, यही क्वेश्चन होते हैं। ये रिवर्स वाला फॉर्मूला होगा, तुम खोल लेना। लाइनर बार बार क्वेश्चन भी इसमें होती है, ये मॉडल भी होंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, E बराबर hν फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब जो पढ़ना है वो केवल केमिस्ट्री का है, बाकी कितना एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सेम होता है। फिजिक्स आ गई थी तभी मुश्किल हो गया। ठीक, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी तुम पढ़ोगे फिजिक्स में। देखो चौक में क्या तो क्वांटम नंबर्स नाम सुने? क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, काफी आसान टॉपिक होता है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होता है? हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता है। जैसे कि खड़े होना बेटा, थर्ड से कहाँ रहते हो? हमें यही, मतलब कॉलोनी का कोई जगह होगी, सैनिक कॉलोनी। तो अगर इनकी लोकेशन पूछे तो सबसे पहले बताएंगे कि ये इंडिया में, इंडिया में कहाँ? यूपी में, यूपी में कहाँ? बरेली में, बरेली में कहाँ? सैनिक। तो ये 4 इनके क्वांटम नंबर हो गए। एक ने कंट्री बता दी, एक ने स्टेट बता दिया, एक ने डिस्ट्रिक्ट बता दिया और एक ने इनकी लोकेशन। तो क्वांटम नंबर का भी यही रोल होता है, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं, कौन सी ऑर्बिट में है, कौन सी शेल में है, शेल की शेप क्या है, शेप पता लग गई तो उल्टा है, अपोजिट स्पिन से है या स्ट्रेट स्पिन से। तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। बैठो, तो इसमें लिखो, एक तो ये क्वेश्चन होती है, इसे कहते हैं स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। देखो ये हमारे कोर्स में नहीं होती, इसका पूरा सॉल्यूशन होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में।
15 नंबर का आता है लगभग, और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आता है, हमारा भी 15 नंबर का आता है। लगभग 3 से 3.5 पेजों का इसका सॉल्यूशन होता है हमारे कोर्स में। बस हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए, चारों में से ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सी स्क्रॉन्डिलर वेव इक्वेशन है, तो तुम्हें वो कांस्टेंट्स पता होने चाहिए कि 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h e माइनस v phi बराबर 0। तो केवल ऑप्शन में टिक मारने के लिए आता है कि स्क्रॉन्डिलर वेव इक्वेशन कौन सी है। डेरिवेशन इसका 15 नंबर का बीएससी फर्स्ट ईयर में या बीटेक फर्स्ट ईयर में होता है। एमबीबीएस का मुझे आइडिया मुझे वहां देंगे अभी, बट हमारे बीटेक में आता है और बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, इसकी जरूरत भी नहीं, कम से कम करें आपने फर्स्ट ईयर में, बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है इसका। और किसी को याद भी होगा, आधे रास्ते में कोई ना कोई भूल ही जाता है। ये क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ये हमें एज इट इज याद करनी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं स्क्रॉन्डिलर की वेव इक्वेशन कौन सी है चारों में से, तो तुम टिक तो मार सको। मैं बता दे रहा हूँ, ये है डी स्क्वायर फाई डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन है। हाँ फाई वेव फंक्शन होता है, ये ई माइनस बी वोल्टेज है बी, और फाई वेव फंक्शन कहलाता है। और इसको जब सॉल्व करते हो तो तुम्हारा n l और m निकल के आता है, 3 क्वांटम नंबर निकलते हैं इसकी हेल्प से, n l m। हमें निकालना नहीं है, हमें सीधा पढ़ने हैं n l m। तो बस इसको ना थोड़ा सा बस याद कर लेना, केवल पता होना चाहिए कि स्क्रॉन्डिलर वेव इक्वेशन कौन सी है। उसमें देखो रटने के लिए यहाँ तक तो आसान है, ये सब चीजें सेम है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है, बस ये याद कर लेना 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h e माइनस b phi बराबर, केवल टिक मारने के लिए आएगा, इसमें से और नहीं। इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगती है और ये 3 चीजें निकल आती हैं n l m। अब इनके ऊपर आ जाए, देख ली सबने। तो सबसे पहले बस आज यही देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, कौन सा है, धीरे लिखते तुम। तो देखो सबसे पहला होता है n, जो तुमने 9th या 10th में आधे घंटे रुक जाए अगर बात में कहाँ रहते तो 6 बजे आराम से चर्चा करते हुए जाना आप दोनों, तो 6 बजे छूटोगे, 15 मिनट पहले छूट जाना। प्रिंसिपल क्वांटम सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से लिखते हैं, ठीक है, n से लिखते हैं। हमारा शेल नंबर बताता है कि n बराबर 1 है तो उसे क्या कहते हैं, k कहते हैं। n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, l में होगा। n बराबर 3 है तो m में होगा। n बराबर 4 है तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है। अगर 4 है तो चौथी शेल में रह रहा है, चौथी शेल यानी कि n में रह रहा है। दूसरी चीज क्या पता लगती है इससे, इससे पता लगता है साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रह रहा है उसका साइज क्या है। क्या 6p और 7p में बड़ा कौन होगा, 7p बड़ा होगा। तो शेल नंबर से आपका साइज भी पता लगता है। क्या पता लगता है, n हमारा साइज बता रहा है और शेल नंबर। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था, अभी नहीं, -13.6 तो n से तुम्हें और क्या चीज पता लगी, एनर्जी भी पता लगी। ये वही n तो है जो इतनी देर से फॉर्मूले में लिखे जा रहे थे, अब जाके उसका नाम पता लगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी जितने फॉर्मूले करे उसमें n लिख रहे थे कि तीसरे n से चौथे में आ रहा है, चौथे में पहले में आ रहा है, रेडिएशन निकल रही है, तो वो n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक तो n हमारा एनर्जी बताता है, दूसरा बताता है कौन सी शेल में है, तीसरा बताता है साइज क्या है।
किसी का n4 है, किसी का n7 है, बड़ी कौन होगी 7 वाली, ठीक है। n1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ होता है 0 होता है, n 0 नहीं होता, पहली से दूसरी होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, पहले ही तो होती है शायद। इसके बाद ये लिख लिया सबने, समझ में आ गया इसका? देखो ये तो पढ़ा हुआ 9th में n बराबर 1 2 3 KLMN वाला। जो 11th में आता है वो होता है दूसरा, उसे कहते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से लिखा जाता है और ये बताता है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रह रहा है उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। उससे हमें साइज पता लग गया, कमरे का नंबर पता लग गया। अब कमरे की शेप बताने के लिए कौन आता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो L बराबर 0 है तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में रहता है, SPDF पढ़े ना, SPDF। L बराबर 1 बताया किसी ने तुम्हें, तो P में रहते हैं। L बराबर 2 बताया, D। L बराबर 3 बताया तो L बराबर 4 बता दो, G आता। लेकिन जो हमारे 119 है वो F तक पूरे हो जाते हैं, 4 ही ब्लॉक एलिमेंट तो पढ़ते हैं, नीचे वाले 2 तो F ब्लॉक बनाते हैं। F के बाद G आती है लेकिन वो कोर्स में नहीं होती। अगर L बराबर 5 तुमसे कोई 4 पूछे तो वो G हो जाएगी। S ब्लॉक हो गई। S ब्लॉक वाले एलिमेंट देखो इधर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये लिथियम से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे कौन होता है, लीना ने रूबी से फ्रेंडशिप, Fr आता है। फिर दूसरा S ब्लॉक का एलिमेंट कहां से होता है, Pe, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाँ बेटा मंगे कार्स इधर। फिर बीच में पूरा D ब्लॉक बना होता है। फिर F ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से हटा के अलग रख दिया गया। क्यों हटा दिया पता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। रीजन पर्टिकुलर दे रखा है कि अच्छी खासी पीरियोडिक टेबल के बीच में वो अलग से लगा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल की शेप अच्छी रहे इसलिए F ब्लॉक को उठा के कहां रख देते हैं, तो 14 14 28 F ब्लॉक के नीचे होते हैं, ये 40 D ब्लॉक वाले होते हैं। और इधर कौन होता है, 13 से 18। तो इन 4 ब्लॉकों में हमारी पीरियोडिक टेबल बटी हुई है। पढ़ी इसमें लेके आते थे पीरियोडिक टेबल, आज नहीं है नहीं, पीरियोडिक टेबल कोई लेके आया था एक आध दिन पहले, वो नहीं आई, कोई बात नहीं। तो देखो ऐसे समझ लो, देखो पीरियोडिक टेबल को देख तो रखी सबने अच्छे से, नीचे वाले 2 डिब्बे होते हैं किसके, F ब्लॉक, 14 और 14 होते हैं। 14 ऊपर वाले लेंथेनॉइड कहलाते हैं, नीचे वाले एक्टिनॉइड कहलाते हैं। फिर इधर से देखो तो 13 से 18 वाला P ब्लॉक, 18 वाला नोबल गैस, सबसे आखिर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, देख पा रहे हो, दिमाग में बन रही पीरियोडिक टेबल। फिर 17 वाला कौन सा होता है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर 16 वाला ऑक्सीजन, सल्फर वाला। 15 पे नाइट्रोजन, फास्फोरस। 14 वाला कौन सा होता है, बन रही है दिमाग में पीरियोडिक टेबल, नहीं यार घर पे बना लेना, ड्रॉ करना। कार्बन वाला, बाकी किसके नहीं, आप किसको याद किया है, थोड़ी बहुत तो पीरियोडिक टेबल याद है, नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे बताओ 13 नंबर वाला कौन सा है, फिर कैसे याद है, 13 नंबर पे कार्बन वाला। फिर पूरा बीच में डी ब्लॉक के लिए इसका छोड़ रखा है, 40 होते हैं डी ब्लॉक के मेटल, सारे डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। और पहले 2 कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्कली और एक एल्कलाइन, ठीक है। तो इधर के 2 मेटल, फिर बीच में 4 मेटल की पूरी लेयर आती है, फिर नीचे 2 14 14 28 मेटल, फिर 13 से 18 P। तो 4 ब्लॉक में बटी है हमारी कौन सी पीरियोडिक टेबल, S P D F। S ब्लॉक वाले पहले 2 में, P ब्लॉक वाले 13 से 18, D ब्लॉक पूरा होता है 4 से 11 और F ब्लॉक बिल्कुल अलग नीचे रखा। वो पीरियोडिक टेबल में करेंगे, थोड़ा आइडिया दे दिया तुम्हें, एक बार घर जाके देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, देखना ठीक है, देखना घर जाके। तो वो SPDF क्या है, उनकी ऑर्बिट की शेप, उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जिस कमरे में जा रहा है, अगर उसकी शेप S वाली है तो उसे S ब्लॉक का कह देते हैं। अगर वो P ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, D में जा रहा है तो D ब्लॉक का एलिमेंट। तो S की शेप कैसी होती है, किसी को याद है, S स्फेरिकल। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहा है तो उस ऑर्बिट की शेप क्या है, P की शेप क्या होती है, डंबल।
शेप पूछ लेते हैं। डंबल पता है ना, वो वाला, और डी होता है डबल डंबल। मेरा अच्छा बना नहीं डबल डंबल, तुम बनाना। डंबल तो पता है ना बेटा क्या होता है, डबल डंबल होती है डी की। और एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, अभी तक डिस्कवर नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में तो कॉम्प्लिकेटेड लिख देना या कॉम्प्लेक्स लिख देना। तो एफ की स्फेरिकल, वो बी की डबल, डी की डबल डबल, एफ की कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि डिस्कवर नहीं भाई ना ड्रॉ भाई। तो इससे अगर मैंने तुमसे कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन 4s पे रह रहा है तो उसकी शेप क्या होगी, समझ लीजिए इसमें वो रह रहा है 4s में रह रहा है तो स्फेरिकल होगी। 5p में रह रहा है तो p में रह रहा है तो डबल होगी। अब एक 5p में रह रहा है, एक 3p में रह रहा है, किसका आंसर बड़ा होगा, 5p या 3p वाले? और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 5p की ज्यादा होगी, 3p की ज्यादा होगी? 5p की ज्यादा होगी। तुम देखो सोचोगे n स्क्वायर नीचे आ रहा है, एनर्जी घट रही है, बट तो नेगेटिव में है ना, n जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, बट माइनस की वजह से तुम्हें पता नहीं लगता है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। और माइनस में बढ़ना तो अलग चीज होती है ना। तो n बढ़ेगा तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। 7s वाले की एनर्जी 3s वाले से ज्यादा होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो ये वाला क्वांटम नंबर समझ आया? इससे क्या पता लग रही है तुम्हें, शेप पता लग रही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसकी शेप पता लग रही है। इससे पहले कौन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बता रहा था इलेक्ट्रॉन रह कहाँ रहा है, उसका शेल नंबर क्या है, साइज है। शेप पता नहीं तो मुझे एजिमुथल क्वांटम नंबर बता। आप मुझे नहीं बताओगे एसपीडीएफ तो मैं शेप नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा पहले इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ये आ गई, ये पीरियोडिक टेबल ध्यान में आ गई, बना लिया था। बस 5 मिनट, चलो कुछ नया ही देखते हैं, पूछिए कैसे मतलब करता है। हाँ आज तो बहुत कुछ पढ़ा है। तब आओगे ना वापस मंडे को, अगले वाले हर दिन बच्चे कम हो जाते देखे छुट्टी लोगे तो बेकार हो जाएगा। पर ये सोचते ना ऊपर कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये सोचने वो रह जाते हैं कि ये आसान चीज हो रही है तो भी परेशानी किसी को, मुश्किल होती है तो भी परेशानी जाती है। आसान चीज में भी बच्चे जाते हैं, मुश्किल में चले जाते हैं। कल आसान चीज में तुम्हें कहा तो बच्चे नहीं ले आ दो, ऐसे में सब नहीं है। तो भाई इसका जैसा है आज तो मुश्किल के बीच में चुपचाप आ जाती है, पता नहीं। तो तुमसे शुरू करते हैं आज, नहीं करें? पास्टन के लिए इनिशियल क्या होता है, कहाँ पे, मतलब पास्टन के लिए फाइनल एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। पास्टन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहाँ से शुरू हुआ होगा, कहाँ से आई होगी? पास्टन की फाइनल तो 3 होगी, इन्होंने बता दी, आना तो उसने अंत में 3 पे, इनिशियल क्या होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें तभी मिलेगी जब इनफाइनाइट है। तुम बताओ बालमर के लिए लिमिटिंग वैल्यू वेवलेंथ निकालनी है तो इनिशियल क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू के लिए अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ निकालनी है तो एन इनिशियल कितना होगा, तो गिनती होगी, इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, लिमिटिंग वेवलेंथ किसका दूसरा नाम होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट के लिए तो इंफिनिटी ही रखेंगे, तुम घूम क्यों गए, सवाल वही था, शॉर्टेस्ट लिमिट क्यों बोलते हैं, लिमिटिंग वर्ड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ही यूज होता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ बेटा क्या था लास्ट, हाँ लास्ट सर मैंने ये बताया था कि कोई पार्टिकल है वो या तो उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, मोमेंटम या फिर उसका पोजीशन करेक्टली मेजर कर सकते हैं, करेक्टली मेजर कर सकते हैं। एरर तब होती है जब तुमने करेक्टली मेजर नहीं करा। सिंपल सा बोले कि आप किसी भी पार्टिकल की या तो करेक्टली पोजीशन मेजर कर सकते हो या करेक्टली मोमेंटम मेजर कर सकते हो।
साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ दोनों में एरर फ्लो नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हें इतनी बड़ी गलती है, ठीक है। फिर ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है बेटा, लास्ट में बिल्कुल वाले ज़ीमान इफेक्ट। अच्छा ब्रेकिंग वर्ड लिखा है ना मैंने, उसे स्प्लिटिंग कर दो, स्प्लिटिंग वर्ड सही रहेगा। होता स्प्लिटिंग है, तुम्हारी स्प्लिटिंग लेके आएगा तुम कंफ्यूज ना हो। ब्रेकिंग स्प्लिटिंग एक ही चीज होती है, पर स्प्लिटिंग वर्ड से ज्यादा आता है स्प्लिटिंग वर्ड। तो बता दो ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है? हाँ स्प्लिटिंग कर लो, ब्रेकिंग की जगह स्प्लिटिंग कर लो वर्ड। हाँ SPLIT स्प्लिट, और फिर टिंग की जो क्या है स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिटिंग मतलब फर्क हो गई। ज़ीमान इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाना, और स्टार इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाना। ठीक है, नाम से ज़ीमैन तो मैग्नेटिक, स्टार मतलब इलेक्ट्रिक। और क्या देखा हमने, और हमने मुझे बताओ उसका फॉर्मूला क्या था, लैम्डा का डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, कौन बताना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बराबर वेरी गुड, m क्या होता है, h की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, m की पावर माइनस का चौथा, खड़े हो जाओ बेटा। फोटॉन की एनर्जी बतानी है अगर v उसकी फ्रीक्वेंसी है, फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू दे रखी है, चल बताओ हिंदी में समझ के। फोटॉन की एनर्जी बता दो, एनर्जी तो एनर्जी कहते हैं हिंदी में, E बराबर क्या होगा h न्यू। पता है देखो हम अपने दिमाग से वो चीज निकालेंगे हिंदी वाली तो कुछ नहीं करेगा, वो सोच बना लेते हैं। अच्छा तुम्हें एमबीबीएस करना है ना लिख करके, फिर वहाँ किससे वो डिस्कशन करोगे, फिर वहाँ कौन होगा, वहाँ यहाँ तो आसान माहौल मिल रहा है, घर के माहौल में इंग्लिश सीख रहा है। देखो ये चीज नहीं सीखोगे तो काम है नहीं, या तो तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, बीएससी करनी है, तुम्हें कोई कहता मैं उतना ही हिसाब से पढ़ा था जिससे तुम बीएससी आगे करो, या तो तुम उस लाइन में जाना। बिना इंग्लिश के अगर कुछ हो रहा होता तो फिर सारी चीज़ इंग्लिश में ठीक नहीं होती। अभी धीरे धीरे तो सीखो, अभी धीरे धीरे सीखोगे, ये तो हाँ करो ना, धीरे धीरे सिखाकर ये कह दोगे सर नहीं तुम सीधा नाम बताओ, तो सर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट करने वाला, ठीक है बैठो चलो। अब E बराबर h न्यू में हिंदी इंग्लिश क्या है, वो तो फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट को हिंदी में प्लैंक का कांस्टेंट कहते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कह देते हैं, तो ये थोड़ी बहुत तो बातें देखनी पड़ेगी बेटा, बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश में जब हम पेपर करते हैं, क्योंकि बनाने वाले ही इंग्लिश मीडियम के। तुम्हारा यूपीटीयू का पेपर नहीं है, यूपीटीयू का पेपर ही बंद हो गया, यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम होता था, इंजीनियरिंग की वो खत्म कर दिया, उसे जेईई में गया, जेईई में कराता है एनटीए वाले। तो तुम तो चलो कि पीसीबी और ले लो, पीसी मान लो कितनी दिक्कत हो रही है यूपी बोर्ड वालों, उनके लिए तो कोई पेपर नहीं बचा और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जाना चाहते हैं, इसी साल से यूपी बोर्ड हट गया, यूपीटीयू का पेपर हट गया। तो इस इंतजार में बता रहा हूँ कि हिंदी का वो सिस्टम लाने वाले नहीं, इंग्लिश चलती है, साउथ के आधे से ज़्यादा लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, नॉर्थ के आधे से ज़्यादा लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, यूपी और बिहार के रीजन में जो हिंदी लैंग्वेज रह गई थोड़ी बहुत, फिर पूरे वर्ल्ड उसमें तो वो देखा जाएगा पूरे इंडिया में क्या है, तो कौन सी लैंग्वेज इंडिया में कॉमन है, जॉब में जाओ कहीं जाओ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, एनटीए की तैयारी कर लो, हर जगह इंग्लिश का 25-25 नंबर का 10 के पेपर में आती है इंग्लिश, एसएससी के पेपर में आती है, एनटीए में 200 नंबर की आती है, कौन सा पेपर है इंग्लिश, हाँ हर जगह जितनी जल्दी सीख लो उतनी जल्दी फायदा है, क्यों देर करो, हमारी कितनी बच सकती है पढ़ने वाली उम्र है ना, उम्र तुम्हारी बहुत होगी, थोड़े समय में पढ़ने का समय, बाहर डॉक्टर में इतना काम होगा एमबीबीएस में, हाँ इंग्लिश पढ़ने बैठोगे कितनी बड़ी बड़ी किताबें याद करोगे, बहुत ज़्यादा होता है बायोलॉजी में, अभी से इंग्लिश प्रैक्टिस करो, वहाँ पे कोई हिंदी की नहीं होगी, सारे ऑथर तुम्हारे फॉरेनर्स हैं और फॉरेनर्स में हिंदी नहीं आती, ठीक है, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश मजबूत करते चलो, ये नहीं यार मैं हाई फाई सीख रहा हूँ, बेसिक बेसिक बातें कि भाई स्प्लिटिंग क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, आप ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश से, एक अंग्रेजी बोलने वाला कुछ भी बोल के चला जाता है तुम्हारे सामने, तुम एक इंग्लिश वाले बंदे का कॉन्फिडेंस ये रखो, गलत भी बता रहा होता है तुम लोग सही समझ जाते हो, लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश हमें कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस से मतलब आत्मविश्वास, हिंदी से ठीक है, हिंदी लेकिन बहुत अच्छी हिंदी हो या तो हमारी हिंदी भी बहुत प्योर नहीं होगी, श्लोक लोग बोलते समय कि सर भगवद गीता के 36 अध्याय में ये लिखा है, तो वो होता है कॉन्फिडेंस, तुम्हारा वो भी इतना तेज नहीं है, ठीक है, या तो प्योर हिंदी बोल लो तो उसमें भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, जो हिंदी के टीचर बोलते हैं ना
या फिर तुम अर्ली वाली है, ठीक है। आत्मविश्वास जरूरी होता है जिंदगी में आगे भविष्य में पढ़ना। इसी इंटरव्यू में जब तुम्हारा ज्ञान कोई देखेगा तो देखेगा बंदे में आत्मविश्वास रहता है। अब इनसे मैंने पूछा कुछ भी कहते थे सर ई बराबर एक्स सी कॉन्फिडेंस से कहते थे, क्या पता मुझे नहीं पता। आत्मविश्वास से चीजें कहना सीखो, कभी ना कभी तो सही कहोगे। सर जी हाँ क्या बताओ पूछो। वो पहले वाला जो क्वेश्चन है हाँ What mass of NaCl would contain the same total number of ions as 245 grams of MgCl? एक सवाल था जो कल करा था, इन्हें नहीं आ पाया। MgCl2 245 ग्राम दे रखा है, इधर देखो 245 उसका गिवन वेट हो गया, तो ये तो ऊपर आ जाएगा। अब मोल निकाल ले तो नीचे क्या आएगा, नीचे उसका एटॉमिक वेट आएगा। अब एटॉमिक वेट होता है 27 प्लस 24 होता है मैग्नीशियम का, 24 प्लस 71, ये 95 आ गया। मोल्स कितने आ गए, निकल कर आया था 2.5 आ गए। तो 2.5 मोल दे रखे हैं। एक मोल में कितना MgCl2 के आयन होते हैं, पूरा MgCl2 कितना होता है एक मोल में, Na होता है, तो 2.5 में 2.5 Na, 2.5 Na आ गया। इतनी बात समझ में 2.5। अच्छा 2.58 आएगा, एग्जैक्ट 2.5 नहीं है, 2.58 है। अब एक MgCl2 में कितने आयन है, MgCl2 को तोड़ो कितने आयन में टूट जाता है, 3 में टूटता है ना। एक मैग्नीशियम निकलता है और 2 क्लोरीन निकल गए, तो 2.5 into 3 करना पड़ेगा, तो 7.5 Na की जरूरत है हमें। हमें कितने आयन चाहिए, तो कितना NaCl लेना होगा, आयन की गिनती बता दीजिए। एक मोल NaCl से 2 Na निकलते हैं, ये बात समझ आ रही है। देखो 2 होंगे तो 2 Na हो जाएंगे, हमें कितने चाहिए 7.5, तो 7.5 के लिए बताओ कितना चाहिए होगा। अगर 2 के लिए 1 तो 7.5 के लिए कितना, 2/, नहीं 7.5/2, Na/2, ये आ गया 3.75। Na तो कट गया, 3.75 मोल्स आ गया NaCl के। एक मोल NaCl का वजन कितना होता है 58.5, तो इतने का कितना होगा 3.75। तो ये जो 2.6 था ना, हमने 2.5 राउंड ऑफ करके लिया, ठीक है। तो अब मंडे को मिलेंगे, देखते किसी चीज का रिवीजन